Hello students, how are you? I hope you will be fine at home. अभी तक हमने 7 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं अपने इस चैप्टर के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 7 लेक्चर्स में अगर कोई आपको डाउट हो तो वो आप मेरे से मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज, मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद इसी पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टर्म लेते हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखो, फ्रैक्शन का मतलब आपको मालूम है क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है कि इन्हें लिखा जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। और सिंस ये मोल फ्रैक्शन है तो हमें पता है कि कुछ फ्रैक्शन का पार्ट तो रहेगा, बट ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मोल्स ही रखे जाएंगे। अब इसको हम समझते हैं कैसे। देखो, मैंने इसके लिए एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में सपोज करो कि मैंने 2 गैस भर लिए, एक गैस ए और एक गैस बी। इनके मोल्स कंसीडर कर लेते हैं। गैस ए के मोल्स हैं Na एंड गैस बी के मोल्स हैं Nb। बताओ टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स हो जाएंगे Na प्लस Nb। अब देखो, टोटल मोल हो गए Na प्लस Nb। इसमें ए गैस जो है इसके मोल्स कितने हैं? Na। तो अगर हमसे कहा जाए कि आप ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो मोल फ्रैक्शन को अगर मैं सिंपल वर्ड में कैटेगराइज करूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ये होता है इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल्स। मतलब जिसके भी मोल फ्रैक्शन पूछे जाएंगे, न्यूमरेटर में उसके मोल्स और डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स। यानी कि अगर मुझसे मोल फ्रैक्शन ए का पूछा गया तो एक्स ए, ये क्या होगा? Na अपॉन टोटल मोल्स कितना है? Na प्लस Nb। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा जाए तो बताओ क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट मीन्स Nb अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल कितना? Na प्लस Nb। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो, दोनों के मोल फ्रैक्शन लिखने के बाद आप जरा इन दोनों को ऐड करना, XA प्लस XB। आप चेक करोगे Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। आप देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या दोनों सेम हो गए? Na प्लस Nb और नीचे भी आ गया Na प्लस Nb। ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद ये कितना आ गया? 1। दैट मीन्स अगर किसी कंटेनर में 2 गैसेस रखी हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा? 1। इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? अगर आपने किसी कंटेनर में कहीं सिस्टम में एक गैस का आपने मोल फ्रैक्शन निकाला, या लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकाला, या सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकाला, और आपसे दूसरे का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो आप यूज़ कर सकते हो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। यानी कि आपको अलग से XB को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 कंपोनेंट होंगे, सपोज करो मैंने कंटेनर में 3 कंपोनेंट डाल दिए A, B एंड C, ऑल और गैसेस, तो आप ले लोगे मोल्स ऑफ A Na, मोल्स ऑफ B Nb, मोल्स ऑफ C Nc। तो टोटल मोल्स कितने होंगे? Na प्लस Nb प्लस Nc। अब अगर आपसे कहा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो आप क्या लिखोगे? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कहा जाए तो आप क्या लिखोगे? Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप XC बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ C, तो आप क्या करोगे? आप यूज़ करोगे ये रिलेशन
एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा 1। तो एक्स सी को कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये रिलेशन 1 माइनस एक्स ए प्लस एक्स बी, या फिर आप एक्स सी को अलग से कैलकुलेट भी कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यानी कि मोल फ्रैक्शन का मतलब है इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो, उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ए कंटेनर कंटेन्स 22 ग्राम CO2, 4 ग्राम हीलियम एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। अब देखो, आपको दिया गया है मास और पूछा क्या गया है मोल फ्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले आपको मास से क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल्स। उसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे, टोटल मोल्स। उसके बाद लिखोगे मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, आपको मालूम है मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। और आई होप आप CO2 का मोलर मास निकाल लोगे। क्या बता सकते हो कितना आएगा मोलर मास CO2 का? 12 + 2 × 16 कितना आएगा, 44। हीलियम का एटॉमिक मास होता ही 4 है। O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 16। यानी कि आपको इन सभी के मोलर मास आते हैं, आप निकाल लेते हो। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के मोल्स कितने आ जाएंगे बताओ, 22 अपॉन 44 कितने मोल्स आ गए, 0.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 4/4 कितने आ गए, 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 64/32 ये कितने आ गए, 2। अब देखो टोटल मोल्स कितने आ गए, ये आ गए 0.5 + 1 + 2 कितने आ गए, 3.5। आपको मिल गया टोटल मोल 3.5, इंडिविजुअल मोल मिल गया 0.5, 1 एंड 2। अब आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे मोल फ्रैक्शन। बताओ कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, बताओ 0.5 इंडिविजुअल मोल। आप मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ CO2 कितना है, 0.5, टोटल मोल्स कितना है, 3.5। देखो ये कितना आ जाएगा, 1/7। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, तो इसे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मोल्स। हीलियम के मोल्स कितने आए हैं, 1, टोटल मोल कितने हैं, 3.5। बताओ ये कितना हो जाएगा, 10/35 यानी कि 2/7। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला ही लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है, 2, और ये अपॉन 3.5 कितना हो जाएगा, 20/35 यानी कि 4/7। और इसी मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 को आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, 1 माइनस नंबर ऑफ मोल 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम को ऐड करके 1 में से सबट्रैक्ट करके। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 को आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि 1 में से आप CO2 और हीलियम के मोल फ्रैक्शन को ऐड करके माइनस कर देते। देखो कितना आ जाता, 1 माइनस XCO2 कितना, 1/7 और हीलियम 2/7। आप देखो ये कितना आ जाएगा, 4/7। तो आप इस रिलेशन को यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हो और इधर से इस रिलेशन को भी यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए कंटेनर और सिस्टम विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर।
फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। वीडियो को पॉज करो, आप इसे पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन को चेक करना और देखना आपका आंसर क्या वही आया है। चलो देखते हैं। 90 ग्राम ग्लूकोज, आपको सॉल्यूशन वर्ड से ये समझ में तो आ जाता है कि सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, और डेफिनेटली इसमें सोल्यूट कौन है? ग्लूकोज। और सॉल्वेंट कौन है? वाटर। आपको मालूम है वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स का मतलब है मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज को कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया गया है मास। तो मास को मोलर मास से डिवाइड करके हमें क्या मिल जाता है? मोल्स। अब ग्लूकोज का मोलर मास ग्राम मोलर मास ग्लूकोज का निकाल लेंगे सभी लोग। 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, ये कितना आ जाता है? 180 ग्राम। तो 90 अपॉन 180, ये मोल्स कितने आ गए? 1/2। आप इसको लिख सकते हो 0.5। मोल्स ऑफ वाटर देखो कितना आ गया। वाटर का तो मोलर मास आपको याद ही हो चुका होता है, 18 ग्राम। तो वाटर कितने आ जाएंगे? 90 अपॉन 18। गिवन मास यहाँ पे कितना है? 90 ग्राम। तो 90 ग्राम अपॉन 18, ये कितने मोल्स आ गए? 5। अब देखो टोटल मोल्स कितने आ गए आपके पास? 0.5 प्लस 5, ये आ गया 5.5। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का। तो आप क्या करोगे? मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऊपर न्यूमरेटर में एंड टोटल मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर ये डिनोमिनेटर में। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है? 0.5। टोटल मोल्स कितना है? 5.5। सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा? 1/11। अब इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो आपको अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन मिल गया तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आप क्या करोगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल दोगे। ये कितना आ जाएगा? 10/11। आपको बताया कि दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, अगर एक कंटेनर में दो कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, आई होप कि आपने भी यही आंसर निकाला होगा, एक का 1/11 और एक का 10/11। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मोल परसेंटेज। तो मोल परसेंटेज का मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन सिंपल सा है कि आपने फ्रैक्शन निकाला दैट इज़ मोल फ्रैक्शन और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट मोल परसेंटेज। यानी कि पीछे आपने जितने क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकाला है, अगर आपको पूछा गया होता मोल परसेंटेज बताओ, तो आपने जस्ट क्या करना था? मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट मोल परसेंटेज। तो आई होप कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखते हैं मास फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन में आपने ऊपर क्या लिखा था? इंडिविजुअल मोल्स। नीचे क्या लिखा था? टोटल मोल्स। न्यूमरेटर में इंडिविजुअल मोल, डिनोमिनेटर में टोटल मोल। मास फ्रैक्शन में सिमिलरली न्यूमरेटर में लिखना है इंडिविजुअल मास और डिनोमिनेटर में लिखना है टोटल मास। यू विल गेट मास फ्रैक्शन। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम पिछला एग्जांपल ही ले लें तो उसमें मैंने आपको एक कंटेनर में दिया हुआ था 22 ग्राम CO2, 4 ग्राम हीलियम एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन। वहाँ पे मैंने पूछा था आपसे मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे अगर आपसे कहा जाता है आप मास फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले टोटल मास निकालोगे। टोटल मास का मतलब सभी को ऐड कर दोगे। तो टोटल मास आप निकालोगे तो ये आ कितना जाएगा? 22 + 4 + 64। अब ज़रा देखो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 ग्राम। तो टोटल मास आपको इस कंटेनर में गैसेस का कितना मिल गया? 90 ग्राम। अब आपसे पूछा गया है मास फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो आप क्या करोगे? मास फ्रैक्शन ऑफ CO2 के लिए
इंडिविजुअल मास किसका, CO2 का, वो कंटेनर में कितना दिया हुआ है 22 ग्राम, और टोटल मास कितना है 90 ग्राम। 22/90 ये आपको क्या मिल जाएगा, मास फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और ये आ जाता है 0.244। ये मास फ्रैक्शन CO2 का आ गया। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए मास फ्रैक्शन आप बताओ हीलियम का, तो न्यूमरेटर में किसका मास रखोगे, हीलियम का 4, और डिनोमिनेटर में टोटल मास यानी कि 90, ये कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है 0.044। अब आप देखो मास फ्रैक्शन ऑफ O2, ये कितना आ जाएगा 64/90, दैट विल बी इक्वल टू 0.711। अब देखो सभी के मास फ्रैक्शन निकालने के लिए आपने क्या किया, न्यूमरेटर में इंडिविजुअल मास जिसका मास फ्रैक्शन बताना है, डिनोमिनेटर में टोटल मास, और टोटल मास आपने क्या किया कैलकुलेट करने के लिए सभी इंडिविजुअल गैसेस के मास को ऐड कर दिया, आपको मिल गया टोटल मास। अगर आप देखोगे तो मास फ्रैक्शन का सम, इन तीनों के मास फ्रैक्शन का सम, ये भी क्या आएगा इक्वल टू 1। सम ऑफ द मास फ्रैक्शन भी आपको क्या दे देगा 1। आप देखो डिनोमिनेटर तो सभी का 90 ही है, और सभी के मासेस को अगर ऐड करोगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 90, तो सम ऑफ द मास फ्रैक्शन भी आपको क्या मिलेगा 1। यानी कि दो के मास फ्रैक्शन को अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो तीसरे के मास को फ्रैक्शन को बताने के लिए आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करके दो मास फ्रैक्शन के सम को भी बता सकते हो। आई होप कि आप मास फ्रैक्शन भी अब कैलकुलेट कर लोगे। अब अपना जो टॉपिक है दैट इज़ मास परसेंटेज। पहले मास परसेंटेज कर लेते हैं, उसके बाद मिक्स करके आपको सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा। मास परसेंटेज क्या होगा, इट विल बी मास फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे मोल परसेंटेज को निकाला था वैसे ही हमने क्या निकाल लिया, मास परसेंटेज। यानी कि मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए आपने मास फ्रैक्शन निकालना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट मास परसेंटेज। जैसे प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें अगर पूछा जाता मास परसेंटेज बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आपने ऊपर लिखा था 22, नीचे लिखा था 90, इसी में मल्टीप्लाई कर देते 100 से। तो आप देखो आपका जो आंसर मास फ्रैक्शन का आया था वो आया था 0.244, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 24.4%। बट इसे क्या कहा जाएगा 24.4% बाई मास। बाई मास का मतलब है कि आपने न्यूमरेटर में भी मास लिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी मास लिया हुआ है, और आउट ऑफ 100 निकाल रहे हो, इसलिए हम इसे कहते हैं परसेंटेज बाई मास। सिमिलरली अगर मास परसेंटेज ऑफ आप हीलियम बताते हो तो ये कितना होता 4/90 इंटू 100, तो ये कैलकुलेट होकर के कितना आ जाता, मास फ्रैक्शन आया था इसका 0.044, परसेंटेज निकाले थे तो आ जाता 4.4%, और इसे भी क्या बोलेंगे बाई मास। आई होप कि आपको मास परसेंटेज भी कैलकुलेट करना आ गया है। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं जिसमें आपको बताना है मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ए सिस्टम कंटेन्स 56 ग्राम नाइट्रोजन, 16 ग्राम मेथेन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। आपको बताना है मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज सिर्फ नाइट्रोजन का, और मास परसेंटेज बताना है ऑक्सीजन का। अब आप ज़रा सभी के आंसर्स निकाल दो, वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेट करो। चलो अब इसे देखते हैं। आपसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब है
हमें चाहिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और चाहिए टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए सभी के मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब नाइट्रोजन के मोल्स अगर हम निकालें तो ये होता है 56 और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाता है 28। ये कितने आ जाते हैं 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन 16 और मेथेन का मोलर मास कितना होगा 16। ये कितना आ जाएगा 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 32 और इसका मोलर मास भी कितना होगा 16 इंटू 2 32। ये भी कितना आ जाएगा 1। तो टोटल मोल्स अगर हम निकालें तो ये आ जाता है 2 + 1 + 1 दैट इज़ 4। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 2 एंड टोटल मोल्स कितने हैं 4। तो 2/4 ये कितना आ गया 1/2 दैट इज़ 0.5। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ गया 0.5। अगर परसेंटेज की बात करें मोल परसेंटेज, तो मोल परसेंटेज क्या होता है मोल फ्रैक्शन इंटू 100। तो 0.5 इंटू 100 ये कितना आ गया 50%। बट ये परसेंटेज किस में है मोल में है, तो ये 50 मोल %। आई होप कि यही आंसर आपका भी आया होगा। अब मास परसेंटेज देखते हैं O2 का। मास परसेंटेज निकालने के लिए O2 के मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए टोटल मास और न्यूमरेटर में क्या चाहिए मास ऑफ O2। तो देखो मास ऑफ O2 कितना दिया है 32। टोटल मास कितना होगा 56 + 16 + 32 और परसेंटेज बताना है तो इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 100 से। तो बताओ ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा। थर्टी 32 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 104 इंटू 100। तो ये कैलकुलेट करके आ जा रहा है 30.77%। अब देखो ये मास परसेंटेज है तो इसको हम बोलेंगे परसेंटेज बाय मास। आई होप कि आपका भी आंसर यही आया होगा 30.77% बाय मास। देखो थ्योरेटिकली अगर हमें परसेंटेज को समझना हो तो परसेंटेज का मतलब हमेशा क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को 100 में कैलकुलेट कर रहे हो। अगर कहा जाता है मास परसेंटेज तो इसका मतलब है आप 100 ग्राम कंसीडर कर लो 100 केजी कंसीडर कर लो। यानी कि जो कुछ भी आप बता रहे हो टोटल को आप कितना कंसीडर कर रहे हो 100 और उसमें इंडिविजुअल कितना बाई मास पड़ा हुआ है वो हमें क्या बता देता है मास परसेंटेज। इसी तरह से मोल परसेंट बताना है तो हमने टोटल कितना कंसिडर कर लिया होता है 100 और उसमें हम देखते हैं इंडिविजुअल कितने मोल्स पड़े हुए हैं। तो परसेंटेज का मतलब आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि हम 100 में कैलकुलेट करते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इनटू मोल फ्रैक्शन। अब अगर आपको कभी मास परसेंटेज दिया और मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब इसको समझने से पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो मास परसेंटेज है इसका मीनिंग हम क्या निकालते हैं। मास परसेंटेज को परसेंटेज बाय मास भी लिखा जाता है। अब समझना, सपोज करो आपको दिया गया 10% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है। तो देखो मैंने आपको कहा था जब भी कभी भी परसेंटेज दिया हुआ हो तो इसका मतलब है ये सब कुछ दिया गया है 100 में। तो 10% बाय मास का मतलब है आउट ऑफ 100 यानी कि 100 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है और साथ में वाटर है। सॉल्यूशन का मतलब हमेशा क्या होगा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक चीज़ का और ध्यान रखोगे आप, हमेशा सॉल्यूशन का नाम
सोल्यूट के नाम से रखा जाता है। यानी कि अगर बोला गया है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन तो आप समझ जाओगे सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट, इफ सॉल्वेंट इज नॉट प्रोवाइडेड। और अगर कोई सॉल्वेंट उन्होंने कह दिया है, फिर आप क्वेश्चन में जो सॉल्वेंट कहा गया है उसे ही कंसीडर करोगे। इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन देन वी कंसीडर वाटर एज ए सॉल्वेंट। अब देखना 10% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या निकालेंगे। 100 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का मास लिया जाए तो उसमें जो सोल्यूट हमारा पड़ा हुआ है वो क्या है, 10 ग्राम। इसी को कहेंगे 10% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। या फिर आप कह सकते हो कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्योंकि सोल्यूट 10 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम लिया है, तो सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास, इन दोनों के मास को मिला दें तो हमें क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन का मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ वाटर हमें कितना मिल जाता है, 100 माइनस 10 90 ग्राम। यानी कि 10% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के दो मीनिंग आप बता सकते हो। 100 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। आप दोनों मीनिंग से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, और 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सपोज करो मैंने आपसे कहा 25% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, या फिर कहा जाता है 25% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास, दोनों का मीनिंग यही है। ये दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। लिखा हो 25% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन या फिर 25% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। अब बताओ इसका मीनिंग क्या निकालोगे आप। आप इसका मीनिंग लिखोगे 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब अब आपको समझ में आ गया है, ग्लूकोज है और साथ में क्या है, पानी है। या फिर इसी का मीनिंग आप क्या बताओगे, 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम वाटर। आई होप कि आपको परसेंटेज बाय मास की मीनिंग अब क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो परसेंटेज बाय मास से मोल फ्रैक्शन आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। जैसे मैंने अभी आपको दिया था 10% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। इस परसेंटेज के डाटा से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये जो 10% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का मीनिंग हम लेते हैं, 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर। ये एक्चुअल डाटा नहीं है, यानी कि एक्चुअल में 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 90 ग्राम पानी में डिसॉल्व नहीं किया गया है। ये रिलेटिव डाटा है। मीन्स ये कि अगर 90 ग्राम वाटर लिया गया है तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, 10 ग्राम है। अगर 900 ग्राम वाटर लिया जाता तो सेम परसेंटेज बाय मास 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से आ जाता। यानी कि ये जो डाटा है 100 ग्राम, 900 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 90 ग्राम वाटर, ये सारे डाटा क्या है, रिलेटिव। तो जब कभी भी आपको परसेंटेज दिया हुआ हो,
आपके माइंड में ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि ये डाटा एक्चुअल नहीं है, ये रिलेटिव डाटा है। और रिलेटिव डाटा के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आती है। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ 2/4 या फिर 4/8 या फिर 8/16 या 5/10, आप बताओ इसमें सभी की वैल्यू क्या आएगी? सभी की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। सभी की वैल्यू 1/2 आने का मतलब है ये सारे जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखे गए हैं सारे हैं डिफरेंट, बट सभी का रिजल्ट क्या है? सेम। इसका मतलब है किसी भी टर्म को अगर आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखते हो तो डिनोमिनेटर के रिलेटिव में अगर न्यूमरेटर लिखा हुआ है तो आपको एक्चुअल डाटा की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज बाय मास भी आप क्या लिखते हो? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जिसे कैलकुलेट करना है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन। उसको भी आपने क्या लिखा हुआ है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो एक रिलेटिव डाटा से अगर हम दूसरा रिलेटिव डाटा निकालते हैं तो हमें कभी भी एक्चुअल डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपके माइंड में कभी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि 10% बाई मास दिया हुआ है, हम इसमें एक्चुअल मोल्स कैसे बता सकते हैं? डेफिनेटली एक्चुअल मोल्स तो हम नहीं बता पाएंगे, बट हम मोल फ्रैक्शन जरूर एक्चुअल बता सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रिलेटिव डाटा। तो हमने 10% बाई मास को रिलेटिवली क्या कहा? 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप इनके मोल्स निकाल लोगे। सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने आएंगे? 10 अपॉन और सल्फ्यूरिक एसिड का GMM आप बता सकते हो कितना? 98। तो ये मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना आ गया? 98। मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे? 90/18 कितने आ जाएंगे? 5। तो टोटल मोल्स हमने निकाल लिया कितना? 10/98 प्लस 5। देखो ये कितना आ जाएगा? प्लस 5, ये आ गया 5.10। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो 5.10 है ये एक्चुअल मोल्स तो नहीं निकले, ये 10% बाई मास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के रिलेटिव मोल्स हैं टोटल। और अगर हमें रिलेटिव मोल्स टोटल मिल गए तो रिलेटिव मोल फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन ऊपर क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल मोल्स। ये कितना आ जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने? 0.10। टोटल मोल कितने? 5.10। तो ये आपको कैलकुलेट होकर के रिजल्ट मिलेगा 0.02 अप्रॉक्स। और अगर आपको वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालने होते तो आप 1 में से क्या करते हैं? माइनस कर देते मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट का आपने निकाल लिया तो दूसरे कंपोनेंट को निकालने के लिए 1 में से माइनस भी कर सकते हो, और ये 1 माइनस 0.02 ये क्या आ गया? अप्रॉक्स 0.98। यानी कि हमने एक रिलेटिव डाटा से दूसरा रिलेटिव डाटा कैलकुलेट कर लिया। तो वेन एवर मास परसेंटेज इज गिवन, आप पहले उसकी मीनिंग लिख लोगे। मीनिंग लिखने के बाद आप उसी पर्टिकुलर मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट में उनके मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। इससे आपको टोटल मोल्स आ जाएगा, और टोटल मोल के आने के बाद आप रिलेटिवली मोल फ्रैक्शन भी निकाल लोगे। तो मोल फ्रैक्शन जो आएगा दैट विल बी एक्चुअल। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आप सॉल्व करो। सपोज मैंने आपको दे दिया 20% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। आप कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। चलो आप पहले ट्राई करो, उसके बाद फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं। सबसे पहले देखना 20% बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीनिंग। 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट in 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन।
ये बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 80 ग्राम वाटर। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के निकाल लेंगे। 20 अपॉन ग्लूकोज का GMM 180, तो ये कैलकुलेट होकर के कितना आ गया, ये आ गया 0.11। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, 80 अपॉन 18, ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 4.44। टोटल मोल्स निकालेंगे, 0.11 प्लस 4.44, ये आ गया 4.55। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ग्लूकोज का, तो इंडिविजुअल मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आया है, 0.11। टोटल मोल्स ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कितना आया, 4.55। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, ये आ गया 0.02। आपको कैलकुलेट होकर के मिल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। आई होप कि अब आप परसेंटेज बाय मास से मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो बच्चों आज यहाँ तक ही रखते हैं, अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।